हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माहित और आप देख रहे हैं दी स्पार्कल यूट्यूब चैनल। आज हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का टॉपिक करेंगे, रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, तो चलिए अपने करते हैं शुरू अपना लेक्चर। सबसे पहले अपने जानते हैं कि रेशो क्या होता है। ठीक है, यदि दो राशियां एक ही किस्म की हों तो एक राशि में दूसरी राशि जितनी बार समाहित होती है उससे उन दो राशियों का अनुपात कहते हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए अपने कि जो दोनों राशियां होती हैं वो एक ही किस्म की होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं 20 रुपये और 30 रुपये, अगर एक राशि 20 रुपये हैं और एक 30 रुपये हैं तो इन दोनों का अपने अनुपात निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक राशि अपने पास 20 रुपये हैं और दूसरी राशि अपने पास 30 पेन है तो मैं इन दो राशियों का आपस में अनुपात नहीं निकाल सकता। अनुपात का मतलब है कि एक राशि अगर मेरे पास मान लो मैं कहूँ कि माहित है, माहित के पास 40 रुपये हैं और दीपक के पास 64 रुपये। ठीक है, तो ये दोनों राशियाँ क्या है, एक ही किस्म की है। अगर दोनों राशियाँ सेम किस्म की है तो मैं इनका रेशियो निकाल सकता हूँ। तो जो माहित और दीपक के पास जो पैसे हैं उनका रेशियो क्या होएगा, 8 5 40 और 8 8 64। तो जो माहित और दीपक के पास जो मनी है, अमाउंट है, जो पैसा है, उनका अनुपात 5:8 है। अगर यहाँ वो बात करता कि माहित के पास 40 रुपये हैं और जो दीपक है उसके पास 64 पेन हैं तो दोनों के पास जो धन है उसका अनुपात बताओ। तो अब देखो, माहित के पास तो पैसे हैं, मनी हैं, दीपक के पास पेन हैं, पैसे नहीं हैं, और वो क्या पूछ रहा है, पैसों का अनुपात बताओ। तो मैं भी अनुपात कैसे ज्ञात करूं, मेरे पास दीपक के पास कितने पैसे हैं वो मुझे पता होने चाहिए, तब भी मैं दोनों की राशियों का, दोनों के पास किस अनुपात में पैसे हैं वो बता सकता हूँ। अगर इसके पास, जैसे यहाँ मैं बात करूँ तो दीपक के पास 64 रुपये थे, माहित के पास 40 रुपये थे, तो इससे मैं ये बता सकता हूँ कि जो दोनों के पास धन है, माहित और दीपक के पास, वो 5:8 में है। कि अगर माहित के पास 5 के गुना में कोई पैसा है तो वही दीपक के पास 8 के गुना में पैसा होएगा। या इसको मैं ऐसे कहूँ कि अगर माहित के पास 5 रुपये हैं तो दीपक के पास 8 होंगे। अगर माहित के पास 10 रुपये हैं तो दीपक के पास 16 रुपये होंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब जैसे मैं आगे बात करूं कि अगर वो कह दे कि अभिषेक है, उसके पास 1458 रुपये हैं, इसको अशोक और महावीर इन दोनों में बांटना है 2:7 में। कि अगर अशोक के पास 2 रुपये आए तो महावीर के पास 7 रुपये आने चाहिए। तो ठीक है, टोटल उसने कितना दिया, 1458। ठीक है, और मेरे पास टोटल कितना आ रहा है, अनुपात का टोटल कितना आ रहा है, 9। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मेरा टोटल 9 रुपये हैं दोनों के पास, वो कहता दोनों के पास 1458 रुपये होने चाहिए। तो मेरा 9 किसके 1458 के बराबर हुआ, तो एक मेरा किसके बराबर हुआ, 1458 डिवाइडेड बाई 9। तो ये आ गया 1 6 और 9 दूनी 18, 162 रुपये। अगर मेरा 1:162 के बराबर है तो 2 अनुपात कितना होगा, 4, 16 दूना 32, 324 के बराबर। और ये हो गया मेरा 7 दूनी 14 और 4 7 4 11। ठीक है, तो मेरा जो 7 होगा वो किसके बराबर होगा, 1134 के बराबर। अगर मैं देखना चाहूँ तो 4 और 4 8, 3 और 2 5 और 11 और 3 14, टोटल 1458। तो अशोक और महावीर के पास 1458 रुपये मैंने अशोक और महावीर में बांट दिए, किस अनुपात में, 2:7 में। मतलब अगर अशोक के पास 2 रुपये आए हैं तो महावीर के पास 7 रुपये आए हैं। अगर अशोक के पास 324 रुपये आए हैं तो महावीर के पास 1134 रुपये आए हैं। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, वो ये देता है A अनुपात B इतना है
और बी अनुपात सी की वैल्यू दे दी और पूछ लेता है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो उसने ए अनुपात बी दे दिया 3:7 और बी अनुपात सी दे दिया 14:20। ठीक है, और उसने अपने से पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब मैं देखो, अगर मैं दोनों अनुपात की बात करूं तो मेरे पास कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, बी। अगर मैं बी को सेम बना लूं कि बी जितनी यहाँ है उतनी यहाँ हो, या यहाँ जितनी है उतनी यहाँ हो, ठीक है, तो मैं इन तीनों का अनुपात बता सकता हूँ। अब अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूँ, इस 7 को 14 बना दूँ 2 से गुना करके, ठीक है, और इधर ये 14:20 है। इधर अगर मैंने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये कितना हो गया 6:14 और इधर 14:20। अब मेरा देखो b और b बराबर है, तो ये b बराबर हो गया तो ये भी सेम अनुपात में होंगे, a 14:20। तो मेरा a b c का अनुपात कितना आया, 6:14:20। अब जैसे मैं अगर बात करूँ, मेरे पास उसने दे दिया a अनुपात b कितना है, 2:3 है मान लो। ठीक है, एक मिनट सॉरी, और जो b अनुपात c है वो कितना दे दिया उसने, 5:8। ठीक है, तो अब मैं क्या, अगर कॉमन कौन सा है b, अगर मैं इन दोनों को सेम कर लूँ तो मेरा अनुपात निकालना मुझे आसान हो जाएगा। अब दोनों को सेम कैसे कर सकता हूँ कि a अनुपात b को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और b अनुपात c को मैं 3 से, इधर 3 से और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो अगर मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया ये 10, ये 15, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया ये 15 और ये 8, तो ये मेरा सेम आ गया। तो अब a अनुपात b अनुपात मैं बता सकता हूँ, ये 10:15:8। ठीक है, इस चीज़ को अपने एक अलग और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, a अनुपात b और b अनुपात c। तो a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालेंगे, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, b को b से, और फिर b को c से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अपने ये शेप माइंड में रखनी है। ठीक है, अब अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं तो a अनुपात b कितना था मेरे पास, 2:3, और b अनुपात c कितना था, 5:8। तो मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आया 10, 5 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आया 15, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आया 24। सॉरी, यहाँ मैंने 8 को 3 से गुना नहीं किया था, ये 24 था, यहाँ पे भी 24 आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब अपने बात करते हैं प्रोपोर्शन की। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है, मान लो मेरे पास अनुपात दिया हुआ है a अनुपात b, एक है कोई अनुपात 6:18, एक अनुपात दिया है c अनुपात d, मान लो वो दिए 8:24। अब मैं अगर ध्यान से देखूं इनको, तो जो ये क्या है, ये 1:3 है और ये भी 1:3 है। ठीक है, मतलब इसमें जो है 6 है वो 18 का 1/3 हिस्सा है, यहाँ जो 8 है वो 24 का 1/3 हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो दोनों अनुपात हैं क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, अनुपातों की इस समानता को अपने जो है समानुपात कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको अपने हिंदी में क्या करते हैं, समानुपात कहते हैं। ठीक है, इनको अपने लिखते कैसे हैं, 6:18, ये 2 कॉलन लगाते हैं अपने, और अनुपात 24। ठीक है, ये होता है 6/18, इसको 8/24, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इनको अपने क्या कहते हैं, समानुपात। इसमें जो 6 और 24 हैं इनको क्या कहता है, एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं, और जो मिडल में होते हैं इनको क्या कहते हैं, मिडल टर्म्स। इसमें क्या होता है, जो एक्सट्रीम होते हैं, एक्सट्रीम पद होते हैं
6 और 24 इनका मल्टीप्लाई वो किसके बराबर होता है, जो मिडल टर्म्स होती हैं उनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये बात आप ध्यान में रखें, ये काफ़ी क्वेश्चन सोल्व करने में आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर वो कह दे, मान लो यदि 5 बॉल हैं, ठीक है, इनकी कीमत 8 रुपये है, ठीक है, तो 15 बॉल की कीमत कितने रुपए होगी, ठीक है। तो अब देखो इसको अनुपात में अपने कैसे लिखेंगे। सेम राशि इसमें कौन सी है, 5 बॉल और इधर 15 बॉल, ठीक है। अगर 5 बॉल की कीमत वो कितनी बता रहा है, 8, ठीक है, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब यहाँ सेम किस्म किसकी है, बॉल की है, 15, 5 और 15। तो जिस अनुपात में 5 बॉल की कीमत होगी उसी अनुपात में 15 बॉल की कीमत होगी। अगर 5 बॉल की कीमत 8 रुपये है तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 8:5। तो 15 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, कितना आएगा, 24। तो यहाँ कितनी आएगी मुझे, 24 रुपये, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, 5 बॉल की जो कीमत है वो है 8 रुपये, तो 15 बॉल की कीमत होगी अपने 24 रुपये। अगर मान लो मैं बात करूं, उसने क्वेश्चन में दे रखा है अपने को कि जो 15 व्यक्ति हैं वो किसी फसल को 28 दिन में काटते हैं, जो 10 व्यक्ति हैं वो कितने दिन में फसल को काटेंगे। अब यहाँ देखो जो सेम किस्म कौन सी हैं, सेम किस्म है मैन, ठीक है। तो 15 व्यक्ति है और 10 आदमी, ठीक है, ये कितना 28 दिन लेते हैं, और यहाँ कितना उसने पूछा कितना दिन लगेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं 15 देखता हूँ 10 का कितना हिस्सा है, मतलब किस अनुपात में है, तो जो 15 है वो 10 का किस अनुपात में है, तो 15 डिवाइड बाय 10, मतलब ये 3:2 में, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना टाइम लगेगा, 28 मल्टीप्लाई 3/2, 14 दूना 28, 14 42, मतलब 42 दिन लगेंगे। यहाँ उल्टा क्यों हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ अपने को ये बात समझनी पड़ेगी, अगर ज़्यादा व्यक्ति हैं तो दिन कम लगेंगे, अगर व्यक्ति कम हैं तो दिन ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो आपने इन क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है कि जो अनुपात होगा वो वैल्यू इनकी उल्टी आएगी, ठीक है। अगर व्यक्ति ज़्यादा है तो दिन कम लगेंगे, अगर व्यक्ति कम है तो दिन ज़्यादा लगेंगे। इन क्वेश्चन में कई बार जो अपने से वो पूछता है वो क्या पूछ लेता है, कंपाउंड प्रपोर्शन, ठीक है। इसको अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र समानुपात। इसमें क्या होता है कि जब 3 या 3 से अधिक राशियां इस प्रकार की हों कि किसी एक राशि का मान शेष राशियों के मान पर आश्रित हो, तो वह राशियां एक मिश्र समानुपात में होती हैं, ठीक है। ये तो स्पष्ट हो जाता है इस बात से कि इनमें 2 या 2 से अधिक राशियां होती हैं। मिश्र समानुपात को 2 राशियों के समानुपात में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लो जैसे मुझे दे दिया उसने, यदि 6 मनुष्य 9 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 30 दिन में करते हैं, तो 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 27 दिन में उस काम को कितने मनुष्य करेंगे। इसको मान लो मैं लिखता हूँ कि जो 6 व्यक्ति हैं ये 9 घंटे काम करके एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो 4 व्यक्ति जो हैं वो नहीं, इसमें है कितने व्यक्ति 4 घंटे काम करके उसको 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या मिल रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए अपने को यहाँ पर 3 राशि हैं, मनुष्य, घंटे तथा दिन। किसी एक राशि का मान जो है वो शेष 2 राशियों पर
जो शेष दो राशियाँ हैं उनके मान पर निर्भर करता है। ठीक है, इससे अपने क्या पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन पूछा है उसने कंपाउंड प्रपोर्शन का पूछा है। ठीक है, इस प्रश्न को अपने कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को अपने लिखेंगे पहले। मान लो यहाँ मैंने लिख लिए दिन, घंटे और मनुष्य। ठीक है, दिन मेरे पास हो गया 30, घंटे हो गए 9 और व्यक्ति कितने हो गए 6। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, दिन मेरे पास हो गए 27, घंटे हो गए 4, व्यक्ति मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब देखो इनको कैसे प्रोपोर्शन में लिखेंगे। 27 और 30 एक किस्म होगी, 9 और 4 एक किस्म होगी और 6 और x एक किस्म होगी। ये क्या हो गया, 27 अनुपात 30 दिन इस प्रोपोर्शन में होंगे। घंटे क्या होंगे, 9 अनुपात और 4 अनुपात 9 में। ठीक है, और जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, 6 अनुपात x पे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 27 गुना 4 अनुपात 30 गुना 9 और ये समानुपात 6 अनुपात x। इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 27, ठीक है, गुना 4 गुना x, क्योंकि ये एक्सटर्नल क्या होगा, एक्सटर्नल से एक्सटर्नल का गुना होगा और जो मिडिल टर्म्स होगी उनका मिडिल टर्म से गुना होगा। तो यहाँ हो गया 30 गुना 9 गुना 6। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 30 गुना 9 गुना 6 बटा 27 गुना 4, ये क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएंगे 15। ये 15 क्या है, x क्या है, व्यक्ति हैं। तो मुझे 15 व्यक्ति 4 घंटे रोज़ काम करेंगे तो 27 दिन में वही काम कंप्लीट कर देंगे जो 6 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 30 दिन में जो काम पूरा करते हैं। ठीक है, जो रेशो है इसके क्वेश्चन में कई बार वो पूछ लेता है कि 32 रुपये हैं उसके पास। ठीक है, इसमें 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। ठीक है, कितने सिक्के होंगे कि ये 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में हो। ठीक हो, कि 32 रुपये हैं, उसमें 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के 4 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात में है। तो वो सिक्कों की संख्या कितनी होएगी। ठीक है, तो अपने बताने हैं टोटल सिक्के कितने हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखो मेरे पास क्या दिए हुए हैं, 32 रुपये दिए हुए हैं और अनुपात क्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या में। ठीक है, तो मैं क्या होता है, इन सिक्कों को पहले अगर मैं पैसे इस सिक्कों की संख्या के अनुपात को अगर पैसों में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करूँगा, ये मेरे पास जो 1 रुपये के कितने हैं, मतलब इसको 1 रुपये, इसको मैं 100 पैसे लिख सकता हूँ। 100 पैसे के सिक्के 4 के अनुपात में हैं, मतलब ये कितने मेरे पास हुए। ठीक है, 4 गुना 100 अनुपात 50 के सिक्के कितने हैं, 5 गुना 50 और 25 के कितने हैं, 6 गुना 25। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 और 25 चौका 100। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो ये मेरे पास हुआ 8 अनुपात 5 अनुपात 3। जो मेरे पास मूल्य है उनका अनुपात क्या है, 8 अनुपात 5 अनुपात 3। ठीक है, तो मेरा टोटल यहाँ कितना बन रहा है, 16। ठीक है, मेरे जो अमाउंट है, मूल्य है, उसका टोटल 16 बन रहा है और वो कितना कह रहा है कि उसके पास टोटल 32 रुपये। तो मेरा 16 उसका 32, तो 1 बराबर कितना हो गया, 32 बटा 16। तो 1 बराबर 2, मतलब 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 8 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 16, 5 अनुपात की 10 और 3 अनुपात की 6। तो मेरे पास जो 1 रुपये के सिक्के की जो वैल्यू है वो तो है 16 और जो 98 के सिक्कों की वैल्यू है वो है 10 और जो 25 पैसों के सिक्कों की वैल्यू है वो है 6। अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है मेरे से कि सिक्के कितने हैं। तो मेरे पास अगर एक के सिक्कों की वैल्यू 16 है तो मेरे पास कितने ही सिक्के होंगे, 16 ही सिक्के होंगे।
अगर 1 रुपये के मेरे पास 16 सिक्के होंगे तभी मेरे पास टोटल धन कितना होएगा, 16 होएगा। अगर मेरे पास 50 पैसों से जोड़ के 10 रुपये बन रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास सिक्कों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी बताओ? 20 होगी ना। अगर मेरे पास 50 पैसे के सिक्के 20 हैं तो मेरे पास टोटल इसकी वैल्यू, टोटल पैसे कितने होंगे, 10 होंगे। और ये क्या कह रहा है, ये 10 ही हैं। अगर अब मेरे पास वैल्यू अगर 10 रुपये हैं और वो कह रहा है कि 10 रुपये में आपके पास जितने भी सिक्के हैं वो 50 पैसे के हैं, तो मेरे पास टोटल कितने सिक्के होंगे, 20 होंगे। ठीक है। अगर मेरे पास 6 रुपये हैं और वो 6 रुपये पूरे किससे करने हैं, अगर मैं कहूँ कि मान लो मेरे पास 6 रुपये हैं और मैंने वो 6 रुपये जोड़ने हैं 25 पैसे करके, तो मैं क्या करूँगा, जो 24 सिक्के होंगे 25 पैसे के, तभी मेरे पास 6 रुपये बनेंगे। इसको देखो, जैसे मैंने 16 रुपये की मान लो कोई चीज़, दुकान पे कोई चीज़ लेने गया, ठीक है, उसने कहा कि 16 रुपये की है, तो मैं एक के कितने उसको सिक्के दूंगा कि मेरे 16 रुपये पूरे हो जाएं, 16 दूंगा। अब मैं दुकान पे गया, दूसरी दुकान पे चीज़ कितने की थी, 10 रुपये की, तो मैं कितनी उसको 50 पैसे के कितने सिक्के दूं कि मेरे 10 रुपये पूरे हो जाएं, ठीक है, और वो मैं चीज़ ले लूँ, तो मैं उसको 50 पैसे के 20 सिक्के दूंगा, तभी मेरे 10 रुपये पूरे होंगे, वो 10 रुपये की मुझे चीज़ देगा। अब मान लो मैं तीसरी दुकान पे गया, वहाँ कुछ मुझे पेन पसंद आ गया, पेन कितने का, 6 रुपये का था, ठीक है, मेरे पास जो मेरी जेब में थे वो सारे ही 25 पैसे के सिक्के थे, तो मैं कितने पैसे सिक्के उसको दूंगा 25 पैसे के कि मेरे 6 रुपये पूरे हो जाएँ, मैं वो पेन ले लूँ, तो उसको मैं 24 सिक्के दूंगा, तभी मेरे 6 रुपये बनेंगे। तो अब वो टोटल सिक्के पूछ रहा है कि टोटल सिक्के कितने हुए, तो मेरे पास 16, 20 और 24, ठीक है, तो 20, 20 और 40 और 20, 60 सिक्के हैं टोटल। अगर मेरे से वो सिक्के पूछेगा कि टोटल सिक्के कितने हैं, तो मेरे पास जो टोटल सिक्के हैं वो 60 सिक्के हैं अभी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये अपने रेशियो एंड प्रपोर्शन के बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। मैं आपको एक बार सभी टॉपिक्स का बेसिक बता के उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन करवाऊँगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। बेसिक चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अपने कोई प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको वो चीज़ें पूरी प्रॉपर तरीके से समझ आएँ, आपको एटलीस्ट उस चीज़ का बेसिक तो पता हो जब अगर अपने उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे। इसलिए मैं सभी टॉपिक्स का आपको बेसिक कराऊंगा। आज जो अपने बेसिक किया था वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का किया था। आई होप आपको समझ आया होगा। आप कोई भी बुक से या आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप इन बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे अपने आगे टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अपने एक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। आगे अपने जो भी टॉपिक करेंगे उसमें ये टॉपिक जो रेशियो एंड प्रपोर्शन का है, ये भी टॉपिक डिस्कस होता रहेगा। जब अपने सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अपने जो प्रैक्टिस सेट हैं वो स्टार्ट करेंगे। और वो क्या करेंगे, उससे जो अपना क्या है क्वेश्चन है प्रॉपर तरीके से समझ आएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हैंडल करना है। तो उससे पहले अपने बेसिक करना ज़रूरी है। तो मैंने ये बेसिक सी चीज़ें रेशियो एंड प्रपोर्शन की आपको बता दी हैं। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें और जैसे जैसे आगे अपने टॉपिक करेंगे ये चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी। और जब अपने प्रैक्टिस सेट करेंगे तो सारा मैथ ही अपना जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक है वो अपने प्रैक्टिस सेट के थ्रू रिवाइज करेंगे। वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा और आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है। तो अब मिलेंगे एक नए टॉपिक में, नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तो तब तक पढ़ाई अपनी जारी रखें, मेहनत करते रहें और भगवान का नाम लें। तो जुड़े रहें अपने YouTube चैनल दी स्पार्कल के साथ। धन्यवाद। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में।